आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ पवन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ अजित राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निरंजन जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर देखें 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, जो अखाड़ा है, जो मैदान है, वो सज चुका है। लेकिन अभी भी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। कहीं भी किसी भी प्रदेश में पूर्ण रूप से पूरे प्रत्याशी अभी तक नहीं आए हैं, चाहे पार्टियां कोई भी हो। तो वर्तमान की जो स्थितियां दिखती हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो सूची है उसे लेकर जो असमंजस है वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उनको लेकर असमंजस है। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की जो राजनीति चल रही है वर्तमान में, उसमें जो पेच चल रहे हैं, क्या वो जल्दी खुलते नजर आते हैं या दबाव की राजनीति 2-3 दिन और देखने को मिलेगी? जी निरंजन जी। देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की राजनीति में आपने देखा होगा पिछले 25-30 वर्षों से एक गठबंधन की राजनीति का चलन चल पड़ा। और वो गठबंधन चाहे आप पोस्ट पोल अलायंस मान लीजिए, चाहे प्री पोल अलायंस मान लीजिए, और अब जिस तरीके से प्री पोल अलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो गठबंधन इस समय आमने सामने है। सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। लेकिन दोनों गठबंधनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा आपको व्यवहारिक फर्क नजर आएगा। पहला फर्क मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इनके जो सहयोगी दल है, यानी कि इन्होंने बड़ी जोरों शोरों से और बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने इंडिया गठबंधन तो बनाया, और उसके अंदर इन्होंने घोषणा की 28 दलों को बिठाया, और साथ में जिस तरीके से मीटिंगें करी कि पटना की मीटिंग, मुंबई की मीटिंग, दिल्ली की मीटिंग, और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन के जो जनक थे नीतीश कुमार जी, पहली बात तो वही पलटी मार गए। उसके बाद में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इनको समझ लीजिए इंडिया गठबंधन को एक तरीके से समझ लीजिए इसका छिछालेदर किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ के अंदर, तो देखिए आम आदमी पार्टी के साथ कितनी बड़ी दुर्गति हुई कि आज दिल्ली के अंदर इनका गठबंधन है, हरियाणा में 1 सीट पे समझौता हो गया, आम आदमी पार्टी को 1 सीट देंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट देंगे, लेकिन पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे, ऐसे ही केरला में हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारा गठबंधन है। तो एक तरफ तो यानी कहने का तात्पर्य ये इस तरीके का गठबंधन। और इसके अंदर भी एक और महत्वपूर्ण चीज संजय जी, वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग हुई है, बोलने को तो सीटों का समझौता बोल रहे हैं, सीट शेयरिंग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो वहां पे सीट शेयरिंग के बजाय एक तरह का समझ लीजिए कलाई मरोड़ करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको सीटें दी गई है। क्योंकि आपने देखा कि पहले जब इनकी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है कि हमारी 11 सीटों के ऊपर सहमति बन गई है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जी कब बन गई हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो ये काम देख रहे हैं अशोक गहलोत जी और केसी वेणुगोपाल जी, वो बताएंगे वो बन गई कि नहीं बन गई। उसके बाद में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, और उसके अंदर भी जो 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी, कांग्रेस को उसी पे संतुष्ट होना पड़ा, यानी कि कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, एक पहली बात। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो इनके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो परंपरागत सीटें हैं, चाहे आप उसको फर्रुखाबाद की सीट बात करें, चाहे बदायूं की सीट बात करें, और ऐसी बतेरी सीटें हैं जिनके ऊपर चाहे पीएल पूनिया हो या सलमान खुर्शीद हो, वो बगले झांकते रह गए। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। केवल आप ये समझ लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी ने जो किया, कांग्रेस ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते रहे, किसी को दिखाई ना दे कि हमारे बीच में कोई, हमारे मन में कोई तंज है या कोई रंज है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें संजय जी, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा का कल आपने उदाहरण देखा होगा कि जो जेजेपी थे या दुष्यंत चौटाला जी जो थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उंगल पकड़ने की कोशिश करी या कलाई दबाने की कोशिश करी, उन्होंने फटाक से झटक करके उन्होंने अपनी बस से उतार दिया कि चलिए आप अपना रास्ता नापिए, हम अपनी बस पकड़ करके आगे निकल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इसी तरीके से आप देख रहे होंगे, अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आज जो शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं, वो अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 4-5 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं जी हम आपके टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि इधर जो अजीत पवार की पार्टी, जो एनसीपी अजीत पवार है, यानी कि जो गठबंधन के अंदर आज शिंदे जी भी इतनी ताकत नहीं रखते इतना की भारतीय जनता पार्टी। निरंजन जी देखिए,
एक दो चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठते ही हैं और कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसी है कि हर चीज पर सवाल जो है वो कांग्रेस पर ही है। पर निरंजन जी, यहाँ कुछ और चीज भी है। अगर आप देखें इसी गठबंधन को, क्योंकि चलिए कांग्रेस ने एक समझौता किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर किया, एक समझौता किया और उनका गठबंधन लगभग वो तस्वीर सामने है और उसमें काफी चीजें हो भी रही हैं। हाँ, कुछ जगह उनका पेंच जो फंसे हैं वो हैं, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के भी अपने पेंच फंसे हुए दिखते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर आपके सामने है, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही। उसके अलावा उड़ीसा के अंदर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। तो ये जो गठबंधन, ये जो दबाव की राजनीति है, ये अच्छा है कि कल आपने एक उदाहरण ऐसा देखने को मिला कि जहां लगा कि अब दबाव ज्यादा ही गठबंधन की राजनीति में आ रहा है तो गठबंधन से किनारा कर लिया। लेकिन वहां पर किनारा करने के लिए जो एक बहुमत चाहिए था वो था भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर वो जो गठबंधन के लिए, जो सरकार बनाने के लिए वहां पर जो गठबंधन की आवश्यकता थी, अगर ना होती और वहां पर उसकी आवश्यकता होती तो शायद तब इतना बड़ा निर्णय नहीं हो पाता। निरंजन जी, तो दोनों जगह पेंच है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पार्टी इससे जूझ रही है, जूझ भारतीय जनता पार्टी भी रही है कहीं ना कहीं। निरंजन जी, लेकिन संजय जी, इसके अंदर दो चीजों को आपको फर्क देखना पड़ेगा। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गठबंधन के अंदर एक होता है आपसी समन्वय और आपसी सहमति, और दूसरी तरफ होता है वो होता है कलाई मरोड़ना या बाजू मरोड़ करके काम करवाना। अब मैं इसी के अंदर एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी 6 दिन पहले पंजाब की स्थिति देखी होगी कि पंजाब के अंदर विधानसभा के फ्लोर के ऊपर जिस तरीके से भगवंत मान ने इनके जो वहां की जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उनको किस तरीके से छिछालेदर करा कि आप कभी अपनी हाईकमान के साथ बैठे हो, कभी अपने नेताओं के साथ बैठे हो। अरे हम रोज बैठते हैं, कौन कह रहा है, जो वहां पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सीट शेयरिंग का मामला बिहार में समझ लीजिए भी अटका हुआ है, या महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है, या तमाम जगह फंसा हुआ है, लेकिन वहां पे आपको यह स्थिति नहीं लग रही कि कोई भारतीय जनता पार्टी की कलाई मरोड़ सकता है या कोई बाजू। नहीं, बिल्कुल कलाई मरोड़ सकता है, ये एक बड़ी चीज है। निरंजन जी, अगर मैं कहूं, बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, कि आने वाले समय में 2-3 दिन के अंदर आपको क्या लगता है कि कुछ बड़े नामों की घोषणा हो सकती है, कुछ और नए बदलाव भारतीय जनता पार्टी के दिख सकते हैं, या कांग्रेस की भी जो सूची आ सकती है उसमें भी कुछ बड़े बदलाव दिख सकते हैं? निरंजन जी, देखिए संजय जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं पहले आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो इंफॉर्मेशन और भारतीय जनता पार्टी की जो आईबी की जो टीम, यानी कि अपनी जो इंटरनल आईबी की टीम काम करती है, उसका उदाहरण मैंने अभी दिया आपको हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जेजेपी अब हमारी एसेट्स की बजाय लायबिलिटी बनती जा रही है, तो वहां के जो उन्होंने सर्वे करवाया तो इमीडिएट उन्होंने फैसला लिया और तुरंत प्रभाव से आप ये देखिए किस तरीके से इन्होंने पासा पलट दिया। पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है संजय जी, इतना बड़ा नेटवर्क आप समझिए कि एक सर्वे करवाता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संगठन के द्वारा, एक सर्वे करवाता है संगठन महामंत्री जो आरएसएस के द्वारा, और एक सर्वे जो होता है वो होता है आप ये समझ लीजिए नमो ऐप या आईटी टीम के द्वारा। और इन तीनों सर्वे के अंदर एक एक 2-2 3-3 नाम निकाल करके और उनमें से एक आदमी निकाल करके और तय किया जाता है कि इसको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए, या किसको बिठाया जाए। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ भी लगे, बहुत अच्छा भी लगता होगा उनको, लेकिन दूसरी तरफ आपने उदाहरण के तौर पे आपके सामने पंजाब पहले उदाहरण था किस तरीके से खराब किया, और हिमाचल जिस तरीके से आग सुलगती रही, और जब तक आग दिखाई दे यानी कि सब कुछ जलाने के लिए तैयार हो जाती है तब इनका नेतृत्व जगता है। यानी कि दोनों चीजों में कितना बड़ा अंतर। और यहां पे एक चीज जरूर है जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तो फलती फूलती दिखाई दे रही है, लेकिन अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संकट मोल लेने जा रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं संजय जी कि एक समय के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है कि भाई दरवाजे खोल दिए, आप जिसको जो बाहर से आए, यानी कि किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का हो या अन्य किसी भी पार्टी का हो, आप आइए आकर के सीधा हम। यही तस्वीरें अभी आगे आने वाले चुनाव में और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 बड़ा अहम है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।